हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल तपस्या द लर्निंग जंक्शन पे। दिस इज द फिफ्थ वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स ऑन द ग्रेविटेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 पॉइंट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर आई विल मेक द डिस्कशन रिगार्डिंग प्रेशर, फिर डिस्कस करेंगे कि भाई फ्लूइड्स के अंदर करता है, और फिर वायंसी फोर्स और बायनॉट फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि क्या आप ये चैनल के सब्सक्राइब मेंबर हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, चैनल पे हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पूरी पढ़ाई सीक्वेंस में कॉन्टिन्यूअसली एक एक चीज की पूरी पढ़ाई हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, राइट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्स्ट के बारे में कि होता क्या है ये। उस डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा। जैसे कुछ सवाल लिखा है मैंने कि व्हाई कैमल रन इन अ डेजर्ट इजीली। रेगिस्तान में रेत के ऊपर जो ऊंट होते हैं बड़े फास्ट मूव कर पाते हैं, हम लोग नहीं मूव कर पाते, क्या रीजन है। Why army tank weighing more than 1000 tons rests upon continuous chain के ऊपर कैसे continuously वो लाई कर लेता है इतना भारी टैंक। Why truck और मोटर बस has more wider tires? Why cutting tools have sharp edges? इन सारे सवाल का जवाब ऐसे 25वें सवाल का जवाब इस डिस्कशन के बाद आप देने में कैपेबल होंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले थर्स्ट के बारे में बात करें कि थर्स्ट होता क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्स्ट के बारे में लिखा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे एक इंसान खड़ा है, एक इंसान खड़ा है जमीन के ऊपर, राइट। तो भाई इस इंसान के द्वारा इस अर्थ के सरफेस के ऊपर इसके वेट की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। किधर, डाउनवर्ड्स, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम थर्स्ट कहेंगे। तो यही डिफाइन किया कि द नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया में ये इंसान खड़ा है, तो इसका पूरा फोर्स कहां लग रहा है, इसके फिट पे लग रहा है, राइट। अब फिट का जो भी एरिया होगा, इसके पैरों का जो एरिया होगा, अगर एरिया से डिवाइड कर दें इस थर्स्ट को तो क्या निकल जाएगा, प्रेशर। तो हमने डिफाइन किया आगे कि एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर एक्टिंग ऑन द कंसर्न ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स जिसे थर्स्ट कहते हैं आप, वो क्या है, प्रेशर है, राइट। तो जरा इस थर्स्ट के बारे में समझना है कि भाई जब भी एक ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा तो आपने पढ़ा कि उसका वेट, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अर्थ के द्वारा, वही उसका वेट होता है, और वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो अपने वेट के बराबर का फोर्स वो एक्सर्ट करेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, राइट। अब जरा सोचो, एक इंसान मान लो सैंड के ऊपर खड़ा हुआ पड़ा है, सॉफ्ट सैंड है, सैंड के ऊपर खड़ा हुआ पड़ा है, तो क्या होगा, देखोगे कि उसके पैर जो हैं घुस रहे हैं। और वही इंसान अगर सैंड पे लेट जाए तो नहीं घुसता। व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट, जरा समझने की कोशिश करना, इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। जब वो इंसान सैंड पे खड़ा था तो उसके पूरे शरीर का जो वेट है, वो वेट उसके फिट के बराबर, उसके पैर के तलवे के बराबर के एरिया में एक्ट कर रहा है, राइट। जिसकी वजह से
प्रेशर ज्यादा है और वो इंसान सैंड के अंदर धंसते जाता है। इज इट क्लियर? और वही इंसान अगर लेट जाता है, वेट अभी भी उतना ही है, इंसान का वेट बदला नहीं है, राइट? क्योंकि वेट के बारे में क्या बताया था? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, याद है ना? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक जगह पे जहां पे वो खड़ा है वहां का g कांस्टेंट है और उस इंसान का मास भी कांस्टेंट है, यानी जो w है वेट वो तो कांस्टेंट है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान के लिए वेट कांस्टेंट है। लेकिन जब वो खड़ा था इंसान, तो जो इसका वेट एक्ट कर रहा था वो कितने एरिया पे एक्ट कर रहा था? जो उसके फिट का एरिया था, जो उसके पैर के तलवे का एरिया था, दोनों। और जब ये इंसान लेट गया तब जो ये पूरा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है सैंड के, उस पूरे एरिया पे वही वेट एक्ट कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि यूनिट एरिया पे जो वेट एक्ट कर रहा है वो कम एक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो इंसान जो है सैंड के अंदर नहीं घुसता है, राइट? तो याद रखना ये बात कि सेम थर्स्ट, यानी जो फोर्स है थर्स्ट, सेम थर्स्ट का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो दूसरा पॉइंट हमने मेंशन किया है कि द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट। अब यहां पे देखो, यहां पे उसके पैर के बराबर के एरिया पे फोर्स लग रहा था, थर्स्ट लग रहा था, उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा था? इंसान सैंड के अंदर घुसा जा रहा था, और वही अब लेट गया तो उसका इफेक्ट अलग है। जबकि यहां पे भी क्या लग रहा है? फोर्स यही थर्स्ट W ही लग रहा है, यहां पे भी थर्स्ट W ही लग रहा है। सो द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ द थर्स्ट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। जो थर्स्ट लग रहा है, यानी जो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स जो फोर्स लग रहा है सरफेस के ऊपर, वो सरफेस कितने एरिया के ऊपर लग रहा है उसी के अकॉर्डिंगली इसका इफेक्ट होगा। तो याद रखोगे, थर्स्ट सेम, एरिया ऑफ एक्शन डिफरेंट, देन इफेक्ट विल बी डिफरेंट। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? अब जरा एक चीज समझो भाई, थर्स्ट तो समझ में आया कि थर्स्ट क्या है? थर्स्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लगता है उसको हम लोग थर्स्ट कहते हैं। और भाई फोर्स है तो इकाई क्या होगा? इकाई क्या होगा? न्यूटन, राइट? फोर्स का इकाई क्या होता है? न्यूटन। जरा प्रेशर की बात कर लें, जरा हम लोग बात प्रेशर की कर लें। तो प्रेशर के बारे में मैंने क्या कहा? प्रेशर को कहा कि भाई थर्स्ट पर यूनिट एरिया, यही कहा ना? इकाई एरिया पे जो भी फोर्स लगेगा, थर्स्ट लगेगा, वही क्या होगा? प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर को अगर P से इंडिकेट करें तो P बराबर क्या होगा? T/A। अब थर्स्ट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। यानी प्रेशर को हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर स्क्वायर को, पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, याद रखना। पास्कल के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग? पास्कल भी कहते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट थे ब्लाइस पास्कल, उन्हीं के ऑनर में प्रेशर के यूनिट को हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर कि प्रेशर को हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं, राइट? ये दोनों बातें समझ में आई। अब अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई है कि भाई थर्स्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट, अब जरा एक दो और पॉइंट डिस्कस कर लें। जब प्रेशर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो प्रेशर दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, और नंबर टू, कितने एरिया पे वो फोर्स लग रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि हमने अभी भी क्या कहा? प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया ऑफ एक्शन बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, यही दो मेन पॉइंट है कि प्रेशर क्या है? थर्स्ट पर यूनिट एरिया। यानी फोर्स बढ़ा रहे हो
प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, फोर्स अप्लाइड, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया ऑफ एक्शन, जितने एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, राइट। अब इन्हीं दोनों पॉइंट अगर क्लियर है तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहेंगे आपके साथ। ये जो प्रश्न हमने आपसे डिस्कस किए हैं इसका जवाब चाहेंगे आपसे। सबसे पहला सवाल किया कि वाई कैमल रन इन डेजर्ट इजीली, हम लोग आसानी से क्यों नहीं दौड़ पाते हैं डेजर्ट में और कैमल कैसे दौड़ पाता है। तो फर्स्ट थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, जो कैमल का वेट है, कैमल का पंजा अगर देखेंगे तो कैमल का पंजा काफी बड़ा होता है, राइट। कैमल का जो पंजा होता है वो काफी बड़ा होता है, फिट काफी बड़ा होता है, स्प्रेडेड होता है। ड्यू टू दैट जो कैमल का वेट एक्ट होगा, वेट तो उसका भी है, लेकिन प्रेशर जो होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, चूंकि उसका फिट बहुत चौड़ा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सैंड के अंदर उसका पैर अंदर कम जाएगा, आसानी से उसके ऊपर चल पाएगा। तो ये सवाल का जवाब आपको मिला। दूसरा पूछा गया कि भाई आर्मी का टैंक इतना भारी भारी होता है, कॉन्टिन्यूअस चेन पे वो कैसे रुक जाता है। तो फिर से वही, चेन कॉन्टिन्यूअस है यानी उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, पूरे टैंक का एरिया पूरे चेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए प्रेशर कम पड़ रहा है और बड़े आसानी से वो रह पाता है चेन के ऊपर, कॉन्टिन्यूअस चेन के ऊपर। पूछा गया वाई ट्रक और मोटर बस हैज मच वाइडर टायर। सोचो ट्रक का वजन बहुत भारी होता है, आपके साइकिल का टायर तो बड़ा पतला होता है, मोटरसाइकिल का टायर थोड़ा उससे मोटा, ट्रक का बहुत मोटा, क्यों भाई, व्हाट विल द रीजन। और हैवी हैवी ट्रक्स में कई सारे टायर्स लगा करके उसको और चौड़ा कर दिया जाता है, क्यों, व्हाट विल द रीजन। फिर से वही बात कि भाई जब टायर चौड़ा होगा तो जो पूरे ट्रक का वेट है यानी थर्स्ट, जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से सड़क पे वो जो ट्रक है वो धंसेगा नहीं, राइट, अंदर की तरफ मूव नहीं करेगा। पूछा गया व्हाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस, सबका जवाब देखिए, फोर्स और थर्स्ट एंड प्रेशर से मिल रहा है। व्हाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस, भाई जो भी काटने वाले चीज होंगे उसके एज शार्प क्यों रखे जाते हैं, जरा सोचो। शार्प एज का मतलब एज शार्प कर दिया, इसका मतलब एरिया क्या हो गया, बहुत कम हो गया। एरिया जैसे ही बहुत कम हो गया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, एरिया बहुत कम हो गया, यू आर गोइंग टू रिड्यूस एरिया, फोर्स तो सेम लगा रहे हो लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया कम प्रेशर बढ़ेगा। तो जो कुछ भी काटने के लिए इस्तेमाल करते हो उसका एज शार्प रखते हो ताकि वो आसानी से, कम फोर्स लगाने से ही प्रेशर ज्यादा लग जाए और आसानी से कट जाए, राइट। क्लियर है ये बातें। कुछ और एग्जांपल्स मैं कंसीडर करना चाहूंगा आपके साथ इस पॉइंट्स के ऊपर, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर में होंगे, आजकल के बच्चों के स्कूल में, स्कूल बैग में बुक्स बहुत सारे होते हैं, काफी भारी हो जाता है, नहीं, तो उनके बैग का स्ट्रिप देखना, तो स्ट्रिप देखोगे तो काफी चौड़े चौड़े होते हैं, यानी जो बैग होता है बच्चों का, उनका स्ट्रिप क्या होता है, काफी थिक होता है। व्हाट विल द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई द स्ट्रैप्स ऑफ द बैग ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी वाइड, व्हाट विल द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन इज वेरी सिंपल। जब बैग को अपने बैक पे वो रखता है, अगर वो शार्प हो जाए तो क्या होगा, प्रेशर उसके कंधे पे ज्यादा पड़ेगा, उसका कंधा डैमेज, उसको पुश ज्यादा करेगा और उसको पेन ज्यादा होगा। अगर स्ट्रैप उसका चौड़ा है तो ज्यादा एरिया में वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रेशर कम लगेगा, उसे आराम होगा। इज इट क्लियर। मैं और भी डिस्कस करूंगा आपसे, और भी पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। ये सब एग्जांपल है, डेली लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल में इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, राइट। उसी तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि भाई अगर हमारा चाकू इस्तेमाल करते 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 ब्लंट हो जाता है, तो मम्मी कहती है यार इस चाकू के ऊपर, चाकू को शार्प करवा दे, यानी चाकू अगर शार्प है तो सब्जी काटने में आसानी हो रही थी और ब्लंट हो गया तो सब्जी काटने में दिक्कत हो रही है, क्यों, जवाब वही है,
शार्प था तो मम्मी कम प्रेशर में ही सब्जी काट ले रही थी, क्योंकि प्रेशर कम लगाने के बावजूद भी, सॉरी, फोर्स कम लगाने के बावजूद भी प्रेशर ज्यादा लग रहा था, एरिया कम था। और जब ब्लंट हो गया, चाकू का धार कम हो गया, एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि सब्जी कट सके, यानी प्रेशर ज्यादा हो सके। राइट, क्लियर है? तो सारा कॉन्सेप्ट ही है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि किल का पॉइंट शार्प रखा जाता है, टिप बिल्कुल शार्प रखा जाता है। क्यों? ताकि जब हैमरिंग करें, आप जब हैमरिंग करते हैं तो अगर किल शार्प है तो फोर्स तो आप लगा रहे हैं हैमर से, फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स जाकर के दीवार के ऊपर कितने जगह पे लगेगा? मात्र पॉइंट पे लगेगा, एक बहुत पार्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा। पॉइंट पे लगने की वजह से क्या होगा? एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, तो नील जो है दीवार में घुस पाएगा। राइट? आप सिलाई के लिए निडल इस्तेमाल करते हो, निडल का भी जो जो आगे का एंड होता है एकदम शार्प होता है। क्यों? ताकि जब सिलाई करने के लिए आप कपड़े के अंदर से इंसर्ट करो तो एरिया कम होने की वजह से फोर्स कम लगाने के बावजूद प्रेशर ज्यादा लगे और सुई कपड़े में घुस पाए। राइट? इज इट क्लियर? एक बड़ा कॉमन सा और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कि मैं पूछ रहा हूं कि व्हाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड आर मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग। व्हेन मैन इज वॉकिंग, जब इंसान वॉक कर रहा है, हिज प्रेशर इज मोर देन ही इज स्टैंडिंग। अगर एक इंसान खड़ा है तो जो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कम है, और जब चल रहा है, वो वॉक कर रहा है, तो प्रेशर ज्यादा है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाई अ पर्सन एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द अर्थ व्हेन ही इज वॉकिंग एंड लेस प्रेशर व्हेन ही इज स्टैंडिंग। तो इसका जवाब सुन लीजिए, देख लीजिए। जब एक इंसान वॉक कर रहा होता है तो एट ए टाइम उसका एक ही पैर जमीन पे होता है। जब आप चलते हो तो एक पैर जमीन पे होता है, एक ऊपर उठाते हो, एक रखते हो, एक उठाते हो। ऑलवेज ओनली वन फीट इज ऑन द अर्थ। सो जो आपका वजन है, जो आपका वेट है, वो पूरा का पूरा कितने एरिया में लग रहा है? 1 फीट के ऊपर लग रहा है। आपका जो एक पैर का फीट का एरिया है, उतने ऊपर पूरा वेट काम कर रहा है। तो भाई एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अर्थ पे आपका प्रेशर ज्यादा है। जैसे ही आप खड़े हो जाते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हो, आपके दोनों फीट जमीन पे हैं। तो आपका जब दोनों फीट जमीन पे है तो वही वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया कहां? कितने में? दोनों फीट के एरिया के बराबर में। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया बात? कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। राइट? आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स चलते हैं खेतों में, सिंचाई खेतों में, कृषि उत्पादन करने के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं। वहां पे मिट्टी की कुड़ाई होती है, सॉफ्ट मिट्टी होता है, तो ट्रैक्टर से वहां पे इस काम लाया जाता है। ट्रैक्टर का पहिया देखा है? वो बड़े बड़े वाइड होते हैं, बड़े बड़े ग्रूव्स होते हैं। क्या वजह है? फिर से वही बात, कि ट्रैक्टर का पहिया केवल चौड़ा ही नहीं होता, बल्कि इसके देखेंगे कि ग्रूव्स बड़े बड़े होते हैं। किस लिए? ताकि सरफेस एरिया टायर का बहुत बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पूरे ट्रैक्टर का जो वेट होगा, जो पहिए के ऊपर पड़ेगा, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से जमीन में वो कम धंस पाएगा, कम घुस पाएगा। राइट? क्लियर है? तो ट्रैक्टर्स के टायर्स बहुत चौड़े चौड़े क्यों रहते हैं, समझ में आया? अच्छा, ट्रेन का ट्रैक की बात कर लें। रेलवे लाइन देखे हो कभी आप? मेट्रो लाइन भी देखे होगे। मेट्रो लाइन देखो, रेलवे लाइन देखो, तो आयरन का क्या होता है? आयरन के ट्रैक्स होते हैं। कभी देखा है कि ये आयरन के जो ट्रैक्स हैं वो किस चीज के ऊपर बिछाए गए? नीचे है क्या? तो आप देखोगे कि इनको किस चीज के ऊपर लाई किया गया है? पुराने जमाने में वुडन स्लीपर होते थे, लकड़ी के बने बड़े एकदम सॉलिड मोटे मोटे स्लीपर, और उनके ऊपर ये आयरन का, लोहे का ये ट्रैक बिछाया जाता था। राइट? और आजकल कंक्रीट का स्लीपर लगाया जाता है। तो कंक्रीट या वुडन स्लीपर के ऊपर रेलवे ट्रैक को क्यों बिछाया जाता है? व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट? ये क्या कारण है? फिर से वही बात,
भाई सोचो ट्रेन का वजन बहुत ज्यादा होता है, काफी हैवी, पूरे आयरन का बना हुआ है, काफी हैवी वजन होगा। अगर सिर्फ इस ट्रैक के ऊपर उसको चला दिया जाए तो पूरे ट्रेन का जो वेट है वो किसके ऊपर पड़ेगा, इस ट्रैक के ऊपर पड़ेगा। एरिया बहुत कम, पतला सा ट्रैक है, इतना इतना इतना, तो क्या होगा, पूरा जो ट्रैक है वो जमीन के अंदर घुस जाएगा। राइट, क्या किया गया, इसको लाई कर दिया गया किस चीज के ऊपर, वुडन स्लीपर के ऊपर या फिर कंक्रीट स्लीपर के ऊपर। तो अब एरिया क्या हो गया, पूरे इस ट्रैक का एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ जाने की वजह से सेम वेट, जो ट्रेन का वेट है अब ज्यादा एरिया में एक्ट कर रहा है, प्रेशर कम लग रहा है, इसलिए जमीन के अंदर वो नहीं दबेगा, स्मूथली ड्राइव करेगा। राइट, समझ में आ रहा है आपको ये सब बातें। इसी तरीके से आप जब कभी भी सॉफ्ट सैंड पे या सॉफ्ट मिट्टी पे आप चलते हो, सॉफ्ट सैंड पे चलते हो, और आपका स्लीपर है या पेंसिल हिल का स्लीपर पहन रखे हो, या फिर आपका शूज जो है उसका हिल बहुत ज्यादा शार्प है, तो यू आर फेसिंग वेरी प्रॉब्लम, काफी ज्यादा दिक्कत आती है वहां पे चलने में आपको। एंड इफ यू आर हैविंग द फ्लैट शूज, सोल जो आपका है वो फ्लैट है, यू आर फीलिंग इजी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, फिर से वही पुरानी बात, सारा कॉन्सेप्ट इसी 2 पॉइंट का है, थर्स्ट एंड प्रेशर का। अगर आपका जो स्लीपर है, आपका शूज है, उसका सोल फ्लैट है, तो सॉफ्ट सैंड के ऊपर आप जब प्रेशर आपका जो पड़ेगा वो ज्यादा एरिया में पड़ेगा और आसानी से चल पाओगे। लेकिन आपका शूज या आपका सैंडल का जो सोल है वो पेंसिल हिल वाला है, शार्प हिल वाला है, तो अब क्या होगा, कम एरिया में उतना ही फोर्स लगेगा, थर्स्ट उतना ही लगेगा, एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा होगा, और आपका पैर, आपका सैंडल क्या होगा, उस सैंड में घुस जाएगा। इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ये सारी बातें। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे डेली लाइफ में थर्स्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड। राइट, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसी तरीके से जब आप घर बनवाते हो, बड़े बड़े डैम बनते हैं, तो कभी देखा है बनते हुए, बहुमंजिला इमारतें बनते हुए कभी देखा है, तो देखोगे आप कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उनका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ही वाइड होता है, वाइड फाउंडेशन। क्यों, दीवार तो आगे चल करके पतला ही बनने वाला है, लेकिन फाउंडेशन उससे बहुत ज्यादा वाइड होता है। व्हाट विल द रीजन बिहाइंड दैट, पूरा जो फोर्स लगेगा वो पूरा फोर्स फाउंडेशन पे जाएगा, और फाउंडेशन का एरिया ज्यादा होने की वजह से जो प्रेशर पड़ेगा वो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो बिल्डिंग जो है जमीन के अंदर इन नहीं होगी, घुसेगी नहीं, धंसेगी नहीं, टिल्ट नहीं होगी। राइट, तो ये सब समझ में आ रहा है आपको। तो ये सारा डेली लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन है थर्स्ट एंड प्रेशर का। राइट, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आपसे कोई भी पूछे बताओ प्रेशर का यूनिट, तो क्या बताओगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इकाई एरिया पे जितना फोर्स लगेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। राइट, और प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, सिर्फ 2 चीजों पे, कितना फोर्स लगाया जा रहा है और वो फोर्स कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्लियर है। अब ये 3 पॉइंट क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि भाई फ्लूइड की बात करें। फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्या होता है, तो फ्लूइड होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करना होगा, फ्लूइड होता क्या है। तो याद रखोगे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो कर सके, हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, The substances which can flow easily are called fluid। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आसानी से फ्लो कर सके उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी लिक्विड हैं या जितने भी गैस हैं, ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। राइट, तो अब फ्लूइड के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई फ्लूइड में किस तरीके का प्रेशर होता है। तो याद कीजिए, हमने कहा सॉलिड के बारे में, क्या कहा कि हर सॉलिड का क्या होता है, वेट होता है। राइट, हर सॉलिड का वेट होता है, क्योंकि मास है इसके पास, वेट होगा, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो हर एक सॉलिड का वेट होता है। तो क्या लिक्विड का वेट नहीं होता, क्या गैस का वेट नहीं होता, बिल्कुल होता है जी। अब वेट होता है तो जितना इसका वेट होता है उतनी फोर्स वो लगता है डाउनवर्ड्स की तरफ, फोर्स लगाता है नहीं। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्लूइड्स की, सॉलिड की नहीं। अब किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, फ्लूइड की। तो याद रखना है कि जिस तरीके से सॉलिड का वेट होता है उसी तरीके से लिक्विड और गैस यानी फ्लूइड का भी वेट होता है। फ्लूइड का वेट होता है, इसका मतलब फोर्स लगाएगा वो
भी उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जहां सॉलिड के ऊपर केवल वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, फोर्स किधर लग रहा था? वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। वहीं अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा, फ्लूइड को जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उस कंटेनर पे वो अपना फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स लगाएगा हर डायरेक्शन में होगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लूइड एक्सर्ट ए प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स, यानी जिस भी पॉट में, जिस भी बर्तन में उसको कंटेन किया गया है उसमें हर डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाता है, कंटेनर के ऊपर हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? इज इट क्लियर? सॉलिड के केस में ये नहीं था। सॉलिड के केस में जहां पे भी रखे हो वो उसमें वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा था mg, राइट? जितना उसका मास था और जितना उस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्लूइड की तो हर डायरेक्शन में, जिस भी कंटेनर में फ्लूइड को रखा हुआ है हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ये बात याद रखिएगा, राइट? क्लियर? फ्लूइड क्या होता है समझ में आया? ओके। और फ्लूइड फोर्स कैसे लगाता है? हर डायरेक्शन में, इवन इफ कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगाता है। इज इट क्लियर? तो अब जरा प्रेशर इन द फ्लूइड, सेम थिंग कि भाई कंटेनर के ऊपर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाएगा फ्लूइड वो क्या कहलाएगा? प्रेशर। प्रेशर तो समझ में आया ही क्या है कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेशर कहते हैं। तो हर फ्लूइड सॉलिड की तरह ही फोर्स लगाता है, लेकिन फर्क क्या है कि फ्लूइड जो है वो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। जिस कंटेनर में रखा गया है उसके हर डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट, राइट, टॉप, इवन इफ बॉटम, टॉप, बॉटम, चारों तरफ से फोर्स को एक्सर्ट करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आज हम डिस्कस कर लें बॉयंसी और वायनट फोर्स के बारे में कि बॉयंसी क्या होता है। तो समझे, जब भी एक लिक्विड के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन लगाता है वो फोर्स? वो फोर्स लगाता है हमारा वो लिक्विड, हमारा वो फ्लूइड। तो याद रखना है कि एक ऐसा नेचर, टेंडेंसी किसकी? लिक्विड की। A tendency of a liquid to exert a force on the object in the upward direction which is kept in that liquid. उस लिक्विड में जिस ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लगता है उसे क्या कहते हैं? बॉयनेट फोर्स कहते हैं। और इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? बॉयंसी कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। बॉयंसी के बारे में मैंने लिख दिया है कि द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, यानी एक लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, उसके ऊपर लिक्विड की जो टेंडेंसी है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बॉयंसी कहते हैं, राइट? इवन गैसेस एग्जिबिट दिस सेम प्रॉपर्टी। गैस भी यही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, यानी फ्लूइड कोई भी होगा सेम बॉयंसी की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयनेट फोर्स, राइट? और इस अपवर्ड फोर्स को कई लोग अप थ्रस्ट भी कहते हैं। याद रखना है, थ्रस्ट बोला फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब एक लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर ही तो रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? अप थ्रस्ट कहेंगे, राइट? ये याद रखना है। तो बॉयंसी क्या होता है, बॉयनेट फोर्स क्या होता है, ये समझ में आया? इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो में, जहां पे और भी सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहता हूं, करके देखना। घर में एक बाल्टी में पानी ले लेना, एक टब में पानी ले लेना, वाटर पानी ले लेना, राइट? और एक पेप्सी का बोतल होगा घर में, वो ले लेना। उस बोतल को, कैप को अच्छे तरीके से टाइट कर देना, और अब जो है बोतल को क्या करना, ये जो बोतल है ढक्कन को टाइट कर दिया है अच्छे से। अब इसे पानी के ऊपर रख देना, देखोगे कि ये फ्लोट करेगा, इसके ऊपर डूबेगा नहीं। अब क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स लगाना, आप हाथ से पकड़ के फोर्स लगाना। आप जो फोर्स लगाओगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन आपको लग रहा होगा, जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि अंदर से कोई धकेल रहा है उस बोतल को ऊपर। आप
थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना तो देखोगे कि बॉटल जो है पानी के अंदर चला गया। आपने फोर्स लगाया इसलिए बॉटल पानी के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वापस बॉटल फिर से ऊपर आ जाएगा। व्हाट विल द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों ऊपर आ गया? आपने जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स लगाया था तब तो ये नीचे पानी के अंदर चला गया था, लेकिन जैसे ये फोर्स रिलीज किया ये वापस बाउंस बैक हो गया। तो किसने बाउंस किया? बाउंस क्यों हुआ? तो बाउंस हुआ है ड्यू टू द नेचर ऑफ दिस लिक्विड, जिसे आपने बायंसी कहा है। क्या कहा है? कि द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट अ अपवर्ड फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन द लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस लिक्विड के द्वारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है उसी को तो बायंसी कहते हैं। तो ड्यू टू दिस बायंसी फोर्स व्हाट हैपेंस? दिस विल कम ऑन अपवर्ड्स, राइट? क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा। जितना इस बॉटल का मास है इनटू जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी वेट के बराबर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इस लिक्विड की वजह से बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर जो फोर्स वेट की वजह से लग रहा है वो फोर्स जो बायंसी फोर्स है उससे ज्यादा है तब तो ये अपने आप अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर ये वेट वाला जो फोर्स है वो कम है और बायंसी फोर्स ज्यादा है तो किसी भी हाल में बॉटल डूबेगा नहीं। उसे डुबोने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल देखते रहिए और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।